सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन और सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन, तीन प्रश्न एक साथ देखेंगे। साथ में हम जो है संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन और सेलों का समांतर क्रम समूहन, तीन दोनों 6 क्वेश्चन हम एक साथ देखेंगे। ये 6 क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयारी करना, ताकि हमारे पास एमपी बोर्ड के साथ में सीबीएसई जो बोर्ड है उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, तीनों क्वेश्चंस एक जैसे, थोड़ा सा अंतर है वो अपन इसमें देखेंगे और उसकी तैयारी हम अच्छी तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन से जुड़े होना चाहिए, एक के बाद एक जुड़े होना चाहिए। तो जैसे हम संधारित्रों के श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो इसमें मान लो कि 3 संधारित्र है, ये जो 2 लाइनें बना रखी है, दोनों लाइनें बराबर बनाना है, तो ये कहलाता है संधारित्र, जिसको हम कैपेसिटर भी कहते हैं, कंडेंसर भी कहते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों होगी जोड़ने की, कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अपने को प्रैक्टिकल कार्य के लिए जितनी धारिता के संधारित्र की आवश्यकता होती है वो संधारित्र उपलब्ध या अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, फिर 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का हम या प्रतिरोधों का हम या फिर सेलों का हम संयोजन करते हैं, जिससे अपने को जितना वोल्टेज या करंट चाहिए उसके अनुसार हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इनका संयोजन करते हैं। तो आज हम तीनों का संयोजन देखेंगे। पहले श्रेणी क्रम सीरीज में। अब श्रेणी क्रम संयोजन पहले हम संधारित्रों का देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन संधारित्र के किससे कहते हैं। ये संधारित्र होता है, इसकी 2 प्लेटें होती है, एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये, एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये, एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये। इसी प्रकार से ये प्रतिरोध होता है, इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल, इसका इधर पहले वाला टर्मिनल, इसका दूसरा टर्मिनल, इसका पहले वाला टर्मिनल, इसका दूसरा टर्मिनल। इसी प्रकार से सेल होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस, ये बड़ी वाली लाइन प्लस की होती है, छोटी वाली लाइन माइनस की होती है। तो अब श्रेणी क्रम संयोजन किसको कहेंगे, इसको अच्छी तरह से समझना है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब ये होता है कि यदि पहला संधारित्र होता है और ये संधारित्र की 2 प्लेटें होती है, तो दूसरी प्लेट को, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। क्या करेंगे कि जो पहला संधारित्र होता है उसकी जो दूसरी प्लेट होती है वो दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं और इसी प्रकार से अन्य संधारित्र के आगे जोड़ते जाएंगे। यदि मान लो 4 दे दिए, 5 दे दिए, 6 दे दिए, 10 दे दिए, उनको भी इसी प्रकार से अपने को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं और इसी प्रकार से अन्य संधारित्र को हम जोड़ते जाएंगे। और साथ में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को अपन प्लस की आवेश देते हैं, ये प्लस की आवेश जाएगा इसमें, और जो दूसरे संधारित्र होते हैं उसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। निगेटिव मतलब अर्थ की आवाज पृथ्वी से उसको हम जोड़ देते हैं। तो ये इसमें जोड़ने का तरीका होगा। इसमें क्या लिखना, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं और इसी प्रकार से अन्य प्रतिरोधों को भी जोड़ते जाएंगे और अंत में जो है पहले सिरे और जो आखिरी वाला सिरा होता है उनके बीच हम वोल्टेज लगा देते हैं, विभवांतर आरोपित कर देते हैं। इसी प्रकार इसमें लिखना कि पहले सेल के जो ऋण सिरा होता है उसको दूसरे सेल के धन सिरे से, दूसरे सेल के ऋण सिरे को तीसरे सेल के धन सिरे से और इसी प्रकार से अन्य सेलों को भी हम जोड़ते जाते हैं और अंत में क्या करते हैं, पहले सिरे के धन सिरे और अंतिम सिरे के ऋण सिरे के बीच एक बाह्य प्रतिरोध R जोड़ देते हैं। ये कहलाता हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन तीनों का। अब इसमें ध्यान रखना है कि चित्र में 3 संधारित्र दिए C1 C2 C3, रेजिस्टेंस दिए R1 R2 R3, ये प्रतिरोध है। मान लेंगे, माना कि 3 संधारित्र है जिसकी धारिता C1 C2 C3 है, 3 प्रतिरोध है जिसके मान R1 R2 R3 है और 3 हमारे पास सेल है जो कि एक समान दे रखे हैं, जिसका वोल्टेज कितना मान लिया अपने, विद्युत वाहक बल E मान लिया। तीनों सेल एक जैसे, इसलिए 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, इसी ध्यान रखना। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें ध्यान रखना है कि जब भी हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं, सीरीज की बात करते हैं, तो उसमें धारा या आवेश, ध्यान रखना,
करंट या चार्ज सेम होता है, इस बात को नोट कर लेना कि सीरीज में श्रेणी क्रम में धारा या चार्ज, यदि कैपेसिटर लिया तो चार्ज और यदि प्रतिरोध लिया या ये लिया हमारे पास में तो सेल तो धारा, इन दोनों के मान सेम होते हैं, वोल्टेज अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग और धारा या आवेश इनका मान समान होता है। इस बात को सभी प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखना है और समांतर क्रम में इसका उल्टा हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो जब हम श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो आवेश या धारा का मान समान लेना है और विभव अलग अलग लेंगे। तो मान लो कि यहाँ से चार्ज धारा, ये बैटरी का पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो क्यू इसमें भी जाएगा क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश की मात्रा समान होगी। इसमें से धारा जा रही है आई, तो आई यहाँ भी जाएगी, आई यहाँ भी जाएगी और आई यहाँ भी जाएगी। इसमें से धारा जा रही है आई, प्लस माइनस किधर भी ले सकते, इधर प्लस या इधर कर लो इसको धारा, इधर नीचे बता दो, इधर जा रही धारा आई, इसमें भी आ जाएगी, इसमें भी आ जाएगी और इसमें भी आ जाएगी। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होगा, ध्यान रखना, और समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है। ये दो चीजें अपने को नोट करना। तो धारा सब में जाएगी समान, या आवेश यदि संधारित्र लिया तो आवेश, क्योंकि आवेश को एकत्रित करता है, इसके अंदर चार्ज रहते हैं इसलिए इसको आवेश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से हमने क्यू आवेश दिया तो किस में बढ़ जाएगा, ये समान जाएगा क्यू तो, लेकिन यहाँ से भी वोल्टेज वी दिया हमने, ये वी वोल्टेज यहाँ से दिया बैटरी से, तो यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का वोल्टेज V2 और यहाँ का वोल्टेज V3 जो अपने सीरो के बीच वोल्टेज ऊपर प्रदर्शित कर रखे हैं। इसी प्रकार प्रतिरोध के सीरो के बीच का वोल्टेज V1, V2, V3। इसी प्रकार से ये रेजिस्टेंस है हमारे पास में, तो इसके वोल्टेज जो होगा वो अलग अलग होगा, इसमें भी विद्युत वाहक बल अलग अलग होगा, क्योंकि सेल एक जैसे इसलिए वहां पर विद्युत वाहक बल या वोल्टेज एक समान होगा। ये चीज ध्यान रखें। यदि अपने यहाँ से V विभव दिया तो ये V1, V2, V3 तीन भागों में यहाँ बढ़ जाएगा, तीनों संधारित्र में अलग अलग वोल्टेज होगा। तो यहाँ से हम V इक्वल टू लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ भी इसी प्रकार से V वोल्टेज दिया, ये भी तीन भाग हो जाएंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों प्रतिरोधों में डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग वोल्टेज चले जाएगा V3। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दी, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ यदि विद्युत वाहक बल निकाले, कुल विभव निकाले अपन, कुल विद्युत वाहक बल सेल के सिरों के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब सेल से हम कोई धारा प्रवाहित नहीं करते तब उसको ईएमएफ कहा जाता है। तो कितना होगा, इसमें E प्लस ई इस तरह से निकालना पड़ेगा, E प्लस ई। मान लो कि इसमें n सेल जुड़े हैं, प्लस n बार, अभी चित्र में हमने तीन ही बताया, हो सकता है n से जुड़े 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है। तो कुल कितना हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। 3 जुड़े तो 3 ही आ जाएगा, 5 जुड़े तो 5 ही हो जाएगा। तो जितने सेल जुड़े उसके n के बराबर अपने को लिखना है। तो ये हमारा संधारित्रों का श्रेणीकरण संयोजन हो जाएगा। उसमें वोल्टेज अलग अलग होगा तो वोल्टेज सब में जोड़ देंगे, तीनों वोल्टेज को जोड़ना है। अब यहाँ पे जो संधारित्र का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, C इक्वल टू होता है Q/V। ये हमारे पास संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। कोई सा यदि संधारित्र तो उसकी धारिता C इक्वल टू Q/V होता है। V वोल्टेज होता है और V वोल्टेज, Q चार्ज होता है। तो यहाँ से अपन V का मान निकालेंगे, से V इक्वल टू, इसको इधर ले जाना, इसको नीचे ले आना, Q/C। तो V इक्वल टू हो जाएगा Q/C। ये यहाँ का V का मान निकल गया हमारे पास, यहाँ से टोटल V दिया, Q/C हो जाएगा। यहाँ का कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू Q1, सॉरी आवेश तो Q है, अपॉन C1, आवेश Q है, ध्यान रखना आवेश हमारे पास Q है, इसलिए इसको Q1 मत लिखना, Q/C1। आवेश सब में Q जा रहा है, Q/C1। V2 Q/C2, यहाँ से V2 का मान निकालो, Q/C2, और V3 का मान Q/C3। ये चारों मान हम निकाल लेंगे इक्वेशन को, ठीक है। V1, V2, V3, V4 के मान निकालिए किस फार्मूले से, C इक्वल टू Q/V से। V इक्वल टू Q/C, V1 इक्वल टू Q/C1, V2 इक्वल टू Q/C2, V3 इक्वल टू Q/C3।
इसी प्रकार से हम प्रतिरोध के मान निकालेंगे। प्रतिरोध जुड़ा तो ओम का नियम लगा देंगे, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। किस नियम से, ओम के नियम से। जब भी प्रतिरोध जुड़ा हो किसका नियम लगाना, ओम का नियम। ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर। हम ओम का नियम लगा देंगे, V इक्वल टू आई आर। जब भी प्रतिरोध जुड़ा तो ओम का नियम लगाना है, V इक्वल टू आई आर। V1 इक्वल टू आई आर वन, क्योंकि धारा सब में समान जा रहे, देखो आई आई आई, तो V1 इक्वल टू आई आर वन, V2 इक्वल टू आई आर टू, तो V3 इक्वल टू आई आर थ्री हो जाएगा। V2 इक्वल टू आई आर टू और V3 इक्वल टू आई आर थ्री, आई आर थ्री। तो इस तरह से हम V1 V2 चारों का मान निकालेंगे। इसको समीकरण 2 दे देंगे, समीकरण 2। देखो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखो, यहाँ रखो। V की जगह क्या लिखेंगे, V की जगह Q अपान C लिख देना। इस V की जगह Q बाई C, V1 की जगह Q अपान C1, V2 की जगह Q बाई C2 और V3 की जगह Q बाई C3 लिख दो। यहाँ रख दो मान समीकरण 1 में। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से Q अपान C हो जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ। Q बाई C इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। ये मान हमने समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख दिया। Q को तीनों में से कॉमन ले लेना और इसको कैंसिल कर देना, तो हमारे पास फाइनल उत्तर आ जाएगा। हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनल उत्तर, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q को तीनों में से कॉमन लेना, मैं यहाँ ले लेता हूँ Q को कॉमन, तो बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बचेगा और Q से Q कैंसिल हो जाएगा। 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरह से ये हमारे पास परिणामी धारिता निकल आएगी जब संधारित्र जुड़ा हो तब, श्रेणी क्रम में। अब प्रतिरोधों का मान, ये भी वोल्टेज का मान समीकरण 2 में 1 में रख दो, 2 का। तो V की जगह आई आर रख दो, आई आर बराबर आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। देखो आई तीनों में से कॉमन ले लो, आई को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आई से आई कैंसिल कर दो, तो R इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से श्रेणी क्रम का संयोजन यदि अपने को पूछते हैं कि परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या आ जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम के लिए संधारित्र का सूत्र क्या आ जाएगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरह से श्रेणी क्रम के लिए हम संधारित्र का परिणाम निकाल सकते हो, प्रतिरोधों का भी परिणाम निकाल सकते हो। तो संधारित्र के लिए क्या ध्यान रखना, C इक्वल टू Q अपान V, और प्रतिरोध के लिए क्या निकालना, ओम का नियम, V इक्वल टू आई आर। बस इसके मान निकालते जाओ, V1 V2 V3 चारों का मान, V1 V2 V3, इस फार्मूले से चारों का मान निकालो और वापस यहाँ रख दो, कॉमन लेके काट दो, तो हमारे पास ये आ जाएगा। सेलों का समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या करेंगे हम, सेलों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो उनका विद्युत वाहक बल सेम होता है, समान होता है। तो मान लो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ई है, तो टोटल कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी हमने जोड़ा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्योंकि सेल समान है इसलिए विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज समान होगा, E प्लस ई कितनी बार लिखना, n बार, जहाँ n सेलों की संख्या, जितने भी सेल लिए हमने 3 लिए 3 बार जोड़ना, 10 लिए तो 10 बार जोड़ना है और n तक अपने को जाना है। तो टोटल 3 लिए तो 3 ही आ जाएगा, 10 लिए तो 10, E के बराबर हमारे पास ये मान आ जाएगा। तो ये हमने कुल विद्युत वाहक बल निकाल लिया। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। ये सेल के साथ भी स्मॉल r जुड़ा होता है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध का मान अपन कैसे निकालेंगे, सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम का फार्मूला अपने को पता है, R प्लस R है, ये श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है। ये हमने यहाँ निकाला था, R इक्वल टू R प्लस R, क्योंकि प्रतिरोध समान है इसलिए तीनों को जोड़ देंगे। अलग अलग होते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, यहाँ तीनों सेम है, R प्लस R, तीनों को जोड़ देंगे। और यदि मान लो 10 20 50 लगे हो तो उनको भी सबको जोड़ना है। हमने मान लिया कितने लगे, R लगे, n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो NR हो जाएगा, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध NR हो जाएगा। अब बैटरी से बहने वाली धारा, बैटरी किसको कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन होता है। जब हम सेल को जोड़ते हैं तो बैटरी कहलाती है। क्योंकि यहाँ 3 सेल है, ज़्यादा भी हो सकते हैं तो इसको हम बैटरी कहेंगे। तो बैटरी से बहने वाली धारा का जो फार्मूला हो जाएगा वो कुल विद्युत वाहक बल यानी कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। ये ओम का नियम ही होता है, धारा का सूत्र V इक्वल टू आई आर होता है।
आई इक्वल टू क्या है, वी अपन आर हो जाएगा। तो वी क्या, वोल्टेज, वोल्टेज मतलब कुल विद्युत वाहक बल। बैटरी या सेल के सिरों के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम कुल विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ईएमएफ कहते हैं। और कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो ये हमने आंतरिक प्रतिरोध निकाला है एन आर। अब इसमें एक बाह्य प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है, कैपिटल आर। ये कैपिटल आर क्या कहलाता है, बाह्य प्रतिरोध। और स्मॉल आर क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। तो ये अपने मालूम होना चाहिए कि इंटरनल सेल के अंदर का होता है और बाहर जो सर्किट में लगाया जाता है परिपथ में वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। तो टोटल निकालने के लिए दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो दोनों को हमने प्लस कर दिया। तो आर प्लस एन आर, आर कौन सा है, बाह्य प्रतिरोध, और एन आर कौन सा है, आंतरिक प्रतिरोध। तो टोटल रेजिस्टेंस, कुल ईएमएफ कितना है, एन ई, कुल ईएमएफ, कुल विद्युत वाहक बल एन ई है। और कुल प्रतिरोध में क्या करना पड़ेगा, कुल प्रतिरोध कैसे लिखेंगे, बाह्य प्लस आंतरिक, दोनों प्लस कर देंगे, बाह्य प्लस आंतरिक दोनों प्लस कर देंगे। बाह्य कितना है, कैपिटल आर, आंतरिक कितना, एन आर। तो इस प्रकार से ये बैटरी से बहने वाली धारा या फ्लो, जो बैटरी से करंट फ्लो होगा उसका फार्मूला हो जाएगा एन ई अपान आर प्लस एन आर। अब इसमें कंडीशंस होती है कि श्रेणी क्रम संयोजन कब लाभप्रद होता है, कब प्रॉफिट देता है, कब ये लाभदायक होता है, ये अपने को मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशंस होती है कि स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से छोटा है। अब दोनों कंडीशंस हो सकती है यहाँ पर कि स्मॉल आर छोटा हो सकता है या कैपिटल आर भी छोटा हो सकता है। तो पहली वाली कंडीशन हम देख रहे हैं, स्मॉल आर का मान बहुत बहुत छोटा है कैपिटल आर से। तो अब क्या करेंगे, स्मॉल आर के बाद ये वाला टर्म जीरो कर देंगे, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू बहुत कम है, उसमें मल्टीप्लाई होगा तो और भी कम हो जाएगा। ये वाली टर्म्स को हम जीरो कर लेंगे, तो बचेगा क्या, एन ई अपान आर, एन ई अपान आर, ई अपान आर एक सेल से बहने वाली धारा कहलाएगी। देखो ई बटे आर क्या जाएगी, ई बटे आर है ना, स्मॉल आर, कैपिटल आर को हमने नगण्य कर दिया। ये क्या लेंगे, एक सेल से बहने वाली धारा, तो एन गुणित एक सेल से बहने वाली धारा आ गई। तो इस प्रकार से बैटरी से बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा की एन गुनी होती है, एन टाइम्स से होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम सेलों की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। यानी इस प्रकार का संयोजन हमारे लिए क्या होगा, लाभप्रद होगा, प्रॉफिट वाला होगा। अब इसका एक उल्टा आ जाता, मान लो कैसे कि कैपिटल आर का मान बहुत छोटा है स्मॉल आर से। अब हमने कैपिटल आर को नगण्य मान लिया, इसको निग्लेजिबल मान लिया, एक बार इसको निग्लेजिबल, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, इसको हटा देना, एन ई बटे एन आर। तो आई बराबर आ जाएगा एन ई बटे एन आर, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ई बटे आर। ई बटे आर क्या है, ई बटे आर एक सेल से बहने वाली धारा होती है। तो ये एक सेल से बहने वाली धारा मिल गई। हमने बनी ये बैटरी 50 सेल जोड़े और धारा केवल एक सेल के बराबर ही प्राप्त हो रही। तो इस प्रकार के संयोजन से हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो ये संयोजन हम नहीं करेंगे कब, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, आर कैपिटल आर का मान बहुत कम हो स्मॉल आर से। यानी बाह्य प्रतिरोध का मान यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में निग्लेजिबल हो, तब ये नहीं करेंगे। ये कब किया जाता है, जब स्मॉल आर को निग्लेजिबल मानते हैं तब, कैपिटल आर के कंपेयर में। यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य होता है, तब हम सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कब करेंगे, जब स्मॉल आर का मान बहुत छोटा होता है कैपिटल आर से, तभी हम सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कब किया जाता है। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, तब हम सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। तो ये हमारे पास तीनों श्रेणी क्रम का है, इसको ध्यान रखना। तो धारिता का सूत्र याद रखना, C इक्वल टू Q अपान V, ओम का नियम याद रखना, V इक्वल टू IR, बस ये चीज ध्यान रखना। और बैटरी से बहने वाली धारा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे, सब वोल्टेज को जोड़ देंगे। कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, सब प्रतिरोधों को जोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारे पास में समांतर क्रम समूह। अब समांतर क्रम समूह में क्या होता है, तीनों संधारित्र इस प्रकार से जुड़े हैं, किसे कि पहले संधारित्र के तीनों सिरे एक ही बिंदु ए से जुड़े हैं और जो दूसरे सिरे होते हैं वो एक ही बिंदु बी से जुड़े होते हैं। क्या होना चाहिए, समांतर क्रम समूह किसको कहेंगे कि जितने भी संधारित्र होते हैं उनके पहले सिरों को एक ही बिंदु से हम जोड़ देते हैं ए से,
और उनके दूसरे सिरे को, सभी दूसरे सिरों को एक ही बिंदु बी से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है हमारे पास? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन किसको कहेंगे? जिसमें जितने भी संधारित्र होते हैं उसके पहले सिरों को, ये पहले सिरे होते इधर वाले एक ही बिंदु ए से, और ये दूसरे सिरे होते इधर वाले, दूसरे सिरे को एक ही बिंदु बी से जोड़ देते हैं, और ए को हम प्लस पे आने देते हैं और बी को क्या करते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। इसमें इसी प्रकार से लिखना कि जितने प्रतिरोध होते हैं उनके सभी सिरों को एक ही बिंदु ए से जोड़ देते हैं, और जितने प्रतिरोध होते हैं उसके दूसरे सिरों को एक बिंदु बी से जोड़ देते हैं, और ए और बी के बीच में हम सेल जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन ये प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन किसको कहेंगे? कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनके सभी पहले सिरों को एक ही बिंदु ए से और उनके दूसरे सिरों को एक ही बिंदु बी से जोड़ते हैं, और ए और बी के बीच में एक सेल जोड़ देते हैं। ये कहलाता समांतर क्रम समूहन प्रतिरोधों का। इसी प्रकार से सेलों का कैसा होगा? सेलों के सभी धन सिरे को, ये इधर प्लस वाले सिरे होते हैं, ध्यान रखना, बड़े वाले, और इधर वाले माइनस सिरे होते हैं। सेल के सभी धन सिरों को एक ही बिंदु से, और सेल के जो ऋण सिरे होते हैं उनको भी एक ही बिंदु से जोड़ देते हैं। इसको ए मान लो, उधर वालों को बी मान लो। सेल के सभी धन सिरों को एक ही बिंदु ए से और सेल के सभी ऋण सिरों को एक ही बिंदु बी से जोड़ देते हैं, और ए और बी के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध आर जोड़ते हैं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहलाता है, बाह्य प्रतिरोध कहलाता है। इसको चीज ध्यान रखें। तो ये हमारे पास समांतर क्रम समूहन तीनों के होते हैं। अब इसकी गणितीय व्याख्या करने के लिए क्या करना है? मान लो कि तीन संधारित्र है जिसकी धारिता C1, C2, C3 है। प्रतिरोध मानना हो तो R1, R2, R3 है। सेल मानना हो तो सेलों की संख्या हमने एक जैसे ले रखी है, इसलिए इनके विद्युत वाहक E मान लेंगे, सभी के एक जैसे ये मान लेंगे। फिर समांतर क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज समान होता है। एक चीज नोट कर रहे हैं, समांतर क्रम में वोल्टेज समान और धारा या आवेश अलग अलग होगा। समांतर क्रम में वोल्टेज समान होगा, श्रेणी क्रम में धारा या आवेश समान होता है, इसका उल्टा होता है। तो ये चीजें नोट कर लेना कि वोल्टेज कब समान होता है? समांतर क्रम, पैरेलल में। पैरेलल में से समांतर क्रम में वोल्टेज सेम, तो वोल्टेज सब में सेम जाएगा, धारा अलग अलग जाएगी क्योंकि ब्रांचेस रहेगी, शाखाएं रहेगी। तो यहाँ से मान लो कि कोई चार्ज जा रहा है Q, तो अब यहाँ पे जाते जाते क्या होगा? तीन शाखा होगी, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। यहाँ से Q गया है तो तीन भागों में बढ़ जाएगा, Q1, Q2, Q3। तो हमने यहाँ से Q दिया था वो तीन पार्ट में बढ़ गया, Q1, Q2, Q3। इसी प्रकार से यहाँ हमने धारा कितनी दी थी? I दी थी। ये I धारा जा रही, मान लो ये I1, I2, I3 तीन भागों में बढ़ जाती है। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यहाँ से जो धारा जाएगी वो तीन ब्रांचेस हो गई, तीन शाखा, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, तीनों में अलग अलग बढ़ जाएगी। तो लिखना क्या है? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इधर धारा लिखना क्योंकि ओम का नियम लगेगा, तो V इक्वल टू IR लगाना। इधर संधारित्र वाला प्रिंसिपल लगेगा, सिद्धांत लगेगा, तो Q वाला चार्ज वाला सिद्धांत लगाएंगे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो C इक्वल टू क्या होता है? C इक्वल टू Q अपॉन V से अपने को Q के लिए निकाला तो Q इक्वल टू C हो जाए। Q इक्वल टू C, यहाँ से Q इसका मल्टीप्लाई करता तो Q इक्वल टू C। Q1 इक्वल टू C1 V वोल्टेज सभी का सेम रहेगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज सभी सेम होता है, क्योंकि सभी सिरे एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं, इसलिए इनका वोल्टेज सेम होता है। सभी सिरे क्या होते हैं? एक ही पॉइंट से जुड़े, इसलिए वोल्टेज सेम। Q1 इक्वल टू C2V और Q3 इक्वल टू C3V। ये हमारे पास चार्ज निकल गया। ये हम वैल्यू यहाँ पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। इस Q की जगह क्या लिखेंगे? CV। Q की जगह CV रख दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो। इस Q की जगह CV रख दो, CV रख दिया। Q1 की जगह C1V रख दो, C2V इसकी जगह और इसकी जगह C3V। तो क्या करेंगे? V कॉमन ले लो, V को मैं दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। इधर CV ऐसे लिख रहे हैं, तो V को कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 बचा और V से भी कैंसिल हो जाएगा। तो C बराबर हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास
समांतर क्रम संयोजन में धारिता का फार्मूला रिजल्टेंट धारिता निकल आएगी। तो क्या करना है, वोल्टेज समान लेना, चार्ज अलग अलग लेना। चार्ज यहाँ से गया तो तीन भाग अलग अलग हो गए, Q1 Q2 Q3। तो Q इक्वल टू लिखेंगे Q1 प्लस Q2 Q3। अब वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी V जाएगा, यहाँ भी V जाएगा, यहाँ भी V जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों भी सीधे एक समान रूप से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वोल्टेज सभी का V रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। तो C इक्वल टू Q बाई V होता है, तो यहाँ से Q इक्वल टू CV हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना। अब Q का मान निकल गया, Q1 का निकालो। Q1 मतलब ये Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V और Q3 इक्वल टू C3V। तीनों का मान निकालो, तीनों को वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये मान निकल आएगा हमारे पास। V को कॉमन लेके कैंसिल कर दो। अब इसमें देखो, अब I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। ये यहाँ से करंट गया है, तीन भाग हो गए, I1 I2 I3। अब देखो ओम का नियम लगा दो, V इक्वल टू IR होता है ओम के नियम से, यहाँ लिख देना ओम के नियम से, ओम के नियम से V इक्वल टू IR। I इक्वल टू V अपन R, I इक्वल टू क्या है V अपन R। तो अब यहाँ से I1 निकालो, I1 इक्वल टू I1 मतलब ये V अपन R1, क्योंकि वोल्टेज सब में सेम जा रहा। I2 इक्वल टू V अपन R2 और I3 इक्वल टू V अपन R3। तो इस तरह से तीनों के मान हम निकाल लेंगे, चारों के। ये I का मान आ गया, ये I1 का हो गया, I2 का और I3 का हो गया। ये मान यहाँ पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ रख दो। I की जगह V अपन R रख दो, I1 की जगह V अपन R1, I2 की जगह V अपन R2 और I3 की जगह V अपन R3। ये चारों मान यहाँ रख दो। तो हमारे पास ये R है, रिजल्टेंट है, I पे मान लो इसको, ये R मान लो, R मान लो, चलो बताओ R मान लो, इसको R मान लो, इसको हमने R मान लिया, R पे लिखा और रिजल्टेंट है R मान लिया, ठीक है R मान। तो ये जो मान हमने निकाले हैं कौन से, I का, I की जगह V अपन R रख दे, V अपन R, I1 की जगह V अपन R1, V अपन R1, I2 की जगह V अपन R2, V अपन R2 और I3 की जगह V अपन R3। ये मान रख दिया। V को दोनों तरफ कॉमन ले लेना, इधर से और उधर से, यहाँ से कॉमन ले लेना V को, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ जाएगा और ये से भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1/R इक्वल टू आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस प्रकार से समांतर क्रम समूहन का प्रतिरोध का सूत्र आ जाएगा कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो क्या याद रखना, धारा अलग अलग दोनों में, इसमें आवेश अलग, इसमें धारा अलग। जब भी संधारित्र दिया हो तो आवेश अलग, धारा इसमें समान अलग, इसमें आवेश इसमें धारा, ये दोनों अलग अलग, और वोल्टेज सेम, ध्यान रखना। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ओम के नियम से I का मान, I1 का मान, I2 का मान और I3 का मान रख देना। एक चीज ध्यान रखना, वोल्टेज सब में एक जैसा रखना, इसमें भी और इसमें भी। समांतर क्रम में वोल्टेज समान, धारा या आवेश अलग अलग, प्रतिरोध दिया हो तो धारा और संधारित्र दिया हो तो आवेश अलग अलग मानना। यदि यदि यहाँ जो अपने को आवेश और धारा किसमें अलग है किसमें समान है, तो हम इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो ये हमारे पास समांतर क्रम का सूत्र आ जाएगा प्रतिरोधों का। अब लास्ट बच्चा हमारे पास सेलों का समांतर क्रम समूहन। अब सेलों का समांतर क्रम समूहन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अपन कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे। कुल विद्युत वाहक बल चूंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, अलग अलग नहीं होगा। यदि इसका E है, इसका E है, इसका E है, तो टोटल भी कितना होगा, E ही होगा। क्यों? क्योंकि सभी सीधे एक ही बिंदु से जुड़े, इधर और इधर भी एक ही बिंदु से जुड़े हैं, तो सभी का वोल्टेज एक ही होगा। तो कुल विद्युत वाहक बल E होगा, ध्यान रखो। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, E होगा। अब यदि आंतरिक प्रतिरोध निकाले अपन इनका, ये R, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला आंतरिक प्रतिरोध निकालने का या प्रतिरोध निकालने का, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। इस प्रकार से इसका प्रतिरोध निकालेंगे हम, आंतरिक प्रतिरोध। ये स्मॉल r जो दे रखी है, ये कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ये सेल के अंदर का प्रतिरोध होता है, जिसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इनके मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे,
1/r डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितनी बार लिखना, n बार लिखना। जितने भी सेल दिए उतनी बार अपने को लिखना है। 3 दिए 3 बार, 10 दिए तो 10 बार और n दिए तो n बार अपने को इसमें लिखना है। अब ये निकल गया तो यहाँ से 1/r डैश इक्वल टू n/r, 3 दिए तो 3/r, 5 दिए तो 5/r और यदि n दिया तो n/r हो जाएगा। इसका उल्टा कर दो तो r डैश का मान आ जाएगा। r डैश क्या है, कुल आंतरिक प्रतिरोध इन सबका टोटल। अभी श्रेणी क्रम में नहीं है, सीधे जोड़ लेंगे, ध्यान रखना। श्रेणी क्रम में होता है सीधे r+r+r किया, लेकिन ये समांतर क्रम कैसा उल्टा वाला सूत्र आता है, इनवर्सली वाला, विक्रमानुपाती वाला। इसलिए इसको 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r से सॉल्व करेंगे और ये r डैश का मान r/n आ जाएगा। अब बैटरी से बहने वाली धारा, बैटरी क्यों कहा, क्योंकि 2 या 2 से अधिक सेल होते हैं, इसलिए इसको हम बैटरी के नाम से जानते हैं। जब भी 2 या 2 से अधिक सेल जुड़ते हैं तो वो बैटरी कहलाती है, उसको हम बैटरी कहते हैं। तो बैटरी से बहने वाली धारा का क्या फार्मूला हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल कुल ईएमएफ बटे कुल रेजिस्टेंस, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है, ये है हमारे पास, और कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखो ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है और आंतरिक प्रतिरोध हमने निकाला R+R/n, तो दोनों जोड़ देना। कुल प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि बाह्य भी लेना है और आंतरिक भी लेना है, एक्सटर्नल भी लेना है और इंटरनल भी लेना है, दोनों रेजिस्टेंस को प्लस करना, तो ये कहलाता है टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध R प्लस या बाह्य हो गया और इंटरनल में R/n, तो इसको एलसीएम ले लेना, R का गुणा n का गुणा इधर कर देना, n उलट उलट ऊपर चले जाएगा n, तो यहाँ से n का लघुत्तम लेके n को ऊपर ले जाना, तो nr प्लस r, ये हमारे पास सेल से या बैटरी से बहने वाली धारा आ जाएगी। इस n का लघुत्तम ले लेना, n लघुत्तम आ जाएगा, n का गुणा इधर nr अपन r अपन n, तो n ऊपर चला जाएगा, n अपन nr प्लस r हो जाएगा। अब इसमें वही दो केस, क्या कि कैपिटल R का मान छोटा है स्मॉल r से, हमने मान लिया कि कैपिटल R का मान बहुत छोटा है, यानी ये पद छोटा है, तब उस स्थिति में क्या आएगा, n/r, तब उस स्थिति में क्या आएगा, n/r। क्यों, क्योंकि हमने कैपिटल R को हमने नगण्य मान लिया, वो कौन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये मान के चलो। तब n/r, तो इसको n गुणित e/r लिख सकते हैं। तो e/r क्या होता है, e/r जो होता है वो एक सेल से बहने वाली धारा होती है, e/r, ध्यान रखना कि I का सूत्र होता है धारा e/r, ये एक सेल से बहने वाली धारा, तो e/r एक सेल से बहने वाली धारा, तो n गुणित एक सेल से बहने वाली धारा। I क्या है, बैटरी से बहने वाली धारा, एक सेल से बहने वाली धारा की n गुनी होती है, मतलब जो बैटरी से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो एक सेल से जितनी धारा प्रवाहित होती है उसकी n गुनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमने 10 सेल लगा दिए तो 10 गुनी धारा हो जाएगी, 50 सेल लगा दिए, n का मान यदि 50 रख दिया तो 50 गुनी धारा हो जाएगी। जैसे जैसे हम सेलों की संख्या बढ़ाते जाएंगे धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रकार का संयोजन हमने को लाभप्रद होता है। यदि इसका उल्टा आ जाए, क्या कि स्मॉल r का मान बहुत छोटा है कैपिटल R से, अब यदि मान लो इसको नगण्य मान लिया हमने, स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से, तो इसको हटा दिया तो n/nr आ जाएगा। इस स्थिति में क्या आएगा, n/nr, तो n से n कैंसिल हो जाएगा और e/r आ जाएगा, n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, e/r क्या है, e/r एक सेल से बहने वाली धारा। तो इस कंडीशन में क्या आ रहा, बैटरी से बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर होती है। इसका मतलब ये होता है कि हमने लगाया 100 सेल और धारा केवल एक सेल की मिल गई, तो इस प्रकार के संयोजन से कोई लाभ नहीं होता है। तो समांतर क्रम का संयोजन कब करेंगे, इसको नोट कर लेना। कब करते हैं, जब कैपिटल R का मान बहुत छोटा होता है स्मॉल r से, यानी बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य होता है, तब हम सेलों का समांतर क्रम समूहन करते हैं। और यदि इसका उल्टा आ जाए, क्या कि स्मॉल r का मान बहुत छोटा होता है कैपिटल R से, तब हम श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे। ये दोनों कंडीशन याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि श्रेणी क्रम संयोजन कब किया जाता है, कब लाभप्रद होता है, और समांतर क्रम कब लाभप्रद होता है। तो दोनों की कंडीशन से अपने को अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि श्रेणी क्रम कब करते हैं, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य होता है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है बहुत निग्लेजिबल होती है कंपेयर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो निग्लेजिबल होती है कंपेयर इंटरनल रेजिस्टेंस।
बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य होता है तो समांतर क्रम समूहन किया जाता है, और यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य होता है तो श्रेणी क्रम का सीरीज का कॉम्बिनेशन किया जाता है, समूहन करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास 6 क्वेश्चन थे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।